नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपने जिंदा इंसानों को कैद करके रखने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी सुना है कि कोई किसी लाश को ही कैद करके चला जाए? आज जो वाकया, जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं, वो कुछ ऐसी ही है। इसे सुनकर जब पुलिस वाले इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे, वो खुद भी हैरत में पड़ गए। हालांकि इस मामले का खुलासा हुआ, कातिल भी पकड़ा गया। कैसे ये पूरी घटना हुई, कहाँ का मामला है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताता हूँ। ये घटना छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की। हुआ ये कि बिलासपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली 24 साल की एक लड़की प्रियंका सिंह राजपूत अचानक एक रोज अपने हॉस्टल से गायब हो गई। प्रियंका बेसिकली भिलाई की रहने वाली थी, लेकिन बिलासपुर में रहकर वो पढ़ाई करती थी और जो वो नॉर्मल कोर्सेज या अपनी पढ़ाई कर रही थी वो तो कर ही रही थी, इसके अलावा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करती थी। तो एक रोज़ वो अपने हॉस्टल से गायब हो गई और ये 15 नवंबर 2022 का दिन था। घर वालों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, फ़ोन पर रोज़ ही बात होती थी, लेकिन अचानक इस रोज़ प्रियंका का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद घर वाले बहुत परेशान रहे और 15 तारीख का दिन तो गुजर गया। 16 तारीख को प्रियंका का भाई हिमांशु उसे ढूंढता हुआ उसके हॉस्टल में पहुंचा। वार्डन से और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनसे बातचीत की, प्रियंका के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन हॉस्टल से ये जानकारी मिली कि प्रियंका एक रोज़ पहले यानी 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे हॉस्टल से निकली थी और इसके बाद फिर वो लौट कर नहीं आई। अब ये एक बेचैन करने वाली बात थी, जिसकी बहन हॉस्टल से निकले और फिर वापस हॉस्टल में ना आए, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, कोई कम्युनिकेशन ना हो, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए। आप समझ सकते हैं कि उस लड़के पर और उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। तो हिमांशु जो है वो बहुत परेशान हुआ। उसने अपने लेवल पर पहले प्रियंका को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, नाते रिश्तेदारों को बताया, फ़ोन किया, अपने घर में इन्फॉर्म किया और इसके बाद वो बिलासपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने बिलासपुर कोतवाली में जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आजकल इस तरह के मामले जब भी दर्ज होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस सबसे पहले टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है, मोबाइल फ़ोन सर्विलांस में लेने की कोशिश करती है। तो इस मामले में भी बिलासपुर कोतवाली की पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। बिलासपुर कोतवाली की जो पुलिस है उसने प्रियंका के मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, तो उसे इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। फाइनली पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR उसके मोबाइल फ़ोन की निकलवाई और निकलवाने के बाद जब पुलिस ने उसको बहुत गहराई से देखा, समझा, उसका मुआयना किया, तो पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट क्लू इस मामले में नज़र आए। पुलिस ने यह देखा कि हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर एक मेडिकल शॉप है जिसका नाम है सिटी फार्मेसी। तो एक सिटी फार्मेसी नाम की दुकान है, जिस सिटी फार्मेसी तक उस रोज़ 15 तारीख की दोपहर को ये लड़की हॉस्टल से निकल कर गई थी और मोबाइल में वो डिस्टेंस जो है अलग अलग टावर से कवर होता हुआ दिख रहा था और सिटी फार्मेसी तक जाने के बाद ही इसका फ़ोन जो है प्रियंका का वो स्विच ऑफ हो चुका था। अब सवाल यह है कि सिटी फार्मेसी में जाने के बाद प्रियंका क्या उस फार्मेसी में गई या वहाँ से फ़ोन स्विच ऑफ करके कहीं और चली गई, गायब कहाँ हुई, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और वो जो है अपनी स्कूटी लेकर हॉस्टल से निकली थी। पुलिस को स्कूटी भी नहीं मिल रही थी और लड़की के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस ने ये तय किया कि अब वो CCTV फुटेज के सहारे ये पता करेगी कि आखिर प्रियंका सिटी फार्मेसी तक पहुंचने के बाद वहाँ से कहाँ गई। पुलिस ने जब CCTV फुटेज उस इलाके के निकलवाए, उस पूरे रूट के निकलवाए और उस दुकान के आसपास के पुलिस ने फुटेज निकलवाए, तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि वो लड़की 15 तारीख की दोपहर को सिटी फार्मेसी नाम के उस मेडिकल शॉप पर ही गई थी और उसके बाद फिर वो उस दुकान से बाहर निकलने की कोई फुटेज जो है वो कहीं पर किसी कैमरे में नहीं थी। एक और इसे इत्तेफाक कहें या अजीब बात कहें, 15 तारीख से ही वो दुकान भी जो है वो लगातार बंद थी। आस पड़ोस के दुकानदार बता रहे थे कि इसके बाद ये दुकान जो है 15 तारीख के बाद नहीं खुली। तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। अब पुलिस के शक की सुई जो है वो सिटी फार्मेसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस ने पता किया दुकान किसका है, ओनर कौन है, क्या है।
तो जो जानकारी मिली वो कुछ यूँ है। 27 साल का एक लड़का जिसका नाम आशीष साहू है, वो सिटी फार्मेसी का ये दुकान चलाया करता था और आशीष के दुकान में वो लड़की आखिरी बार जाती हुई दिखी थी। अब पुलिस ने देर नहीं की, आशीष को फौरन पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, उसे पकड़ा और उसे प्रियंका के बारे में उससे पूछताछ की। प्रियंका के बारे में जब उससे पूछताछ हुई तो आशीष ने यह कहा कि पहले तो वो मना ही कर रहा था कि प्रियंका यहाँ नहीं आई, मुझे नहीं पता क्या है। प्रियंका को जानने की बात तो कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा उसके वहाँ आने नहीं आने के बारे में सब कुछ मना कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे थोड़ी और सख्ती की, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सीडीआर के बारे में उसको बताया, तो आशीष ने धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू किया और उसने ये बताया प्रियंका आई तो ज़रूर थी, आई एम सॉरी, और अपनी स्कूटी जो है वो दुकान के बाहर रखकर जो है उसे चाबी देकर कहीं गई भी थी और उसने बाद में स्कूटी की चाबी किसी और को दे दी। लेकिन प्रियंका कहाँ गई उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो उसने ये स्टोरी शुरुआती पूछताछ में पुलिस को सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसे और ज़्यादा कन्फ्रंट किया और कॉर्नर किया, एक तरह से आप समझिए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कोने में धकेल दिया, तो इस लड़के ने, आशीष साहू ने, ये माना कि अब प्रियंका सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है और उसने खुद अपने हाथों से प्रियंका का कत्ल 15 नवंबर को ही कर दिया था। जब तक पुलिस तफ्तीश करके इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर रही थी, तब तक 15 नवंबर से लेकर 4 से 5 दिन का वक्त गुजर चुका था और 19 नवंबर का दिन जो है वो आ चुका था। यानी 19 नवंबर को आशीष साहू ने पूछताछ में ये कबूल किया कि उसी ने प्रियंका की हत्या की है और हत्या करने के बाद वो उसकी लाश जो है उसको ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है। पुलिस चौंक गई। पुलिस ने कहा कहाँ है लाश? तो ये जो आरोपी है वो पुलिस टीम को लेकर अपने घर जो कस्तूरबा नगर है वहाँ तक गया और वहाँ उसने अपनी ही कार से प्रियंका की लाश जो है पुलिस को बरामद करवाई और प्रियंका की ऑलमोस्ट सड़ी गली लाश, क्योंकि 15 से 19 तारीख तक का वक्त गुजर चुका था, उसको चादर में लपेटकर उसने अपनी कार की पिछली सीट पर रखा हुआ था और वो लाश जो है पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके घर के नीचे से, उसके घर के पास से, उसकी कार से पुलिस ने बरामद की। अब उसने जुर्म भी कबूल लिया, लाश भी बरामद हो गई। पुलिस ने उससे पूछा कि इतने दिनों तक लाश कहाँ रही, तो उसने कहा कि 15 नवंबर को ही उसने प्रियंका का कत्ल कर दिया था और इसके बाद चूंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए, कहाँ फेंके, तो उसने 15 नवंबर को जो दुकान अपना बंद किया था उसके बाद से अब तक उसकी दुकान लगातार बंद थी और 19 तारीख को जब वो पकड़ा गया उसी दिन अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास उसने अपनी दुकान खोली थी और 15 तारीख से उस दुकान में पड़ी और सड़ रही प्रियंका की लाश को उसने उसी रोज़ निकाला था। निकालकर उसने एक चादर में रैप करके मोड़कर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रखा था और अगले दिन रविवार का दिन था और उसकी ये प्लानिंग थी, साजिश का ये हिस्सा था कि अगले दिन वो प्रियंका की लाश को किसी सुनसान जगह पर और ऐसी जगह पर फेंकेगा कि किसी को फिर वो लाश दोबारा न मिल पाए। इस तरह वो इस मामले से बच जाएगा, ऐसी उसकी तैयारी थी। लेकिन अब तो वो पकड़ा जा चुका था और उसने प्रियंका की हत्या की बात कबूल कर ली थी और लाश भी बरामद हो गई थी। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा ये था कि आखिर उसने इस लड़की की हत्या क्यों की। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको ये जो लड़का है आशीष साहू और प्रियंका, इन दोनों के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ, उससे इस कहानी को समझने में और आपको सुविधा मिलेगी। ये जो लड़की है वो अपने रूटीन की पढ़ाई तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो दिया करती थी और इसकी रुचि जो है वो शेयर मार्केट में थी, ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। और ये जो आशीष है ये दवा दुकानदार तो था ही, फार्मेसी चलाता था, साथ ही ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म्स भरवाता था स्टूडेंट्स से और साथ ही शेयर मार्केट में ये भी इन्वेस्ट और ट्रेडिंग किया करता था। तो कुछ इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में कॉमन थे और उसमें शेयर मार्केट भी एक कॉमन इंटरेस्ट वाली चीज़ थी और एप्लीकेशन भरने और भरवाने वाली बात भी कॉमन थी, क्योंकि प्रियंका लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। असल में प्रियंका से इस आशीष की अब से कुछ महीने पहले जो है मुलाकात हुई थी और मुलाकात भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने के सिलसिले में ही हुई थी और मुलाकात होने के बाद दोनों में बातचीत की शुरुआत हुई। प्रियंका अक्सर इसके दुकान पर आती और अपनी स्कूटी दुकान के बाहर पार्क करके इसको चाबी देकर
ख़रीदारी करने या किसी और काम से कहीं बाहर जाती, फिर वापस आकर चाबी लेती आशीष से और फिर अपनी स्कूटी लेकर अपने हॉस्टल तक चली जाती। तो इस तरह का सिलसिला चलता था और दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था। और इसी फ्रेंडली रिलेशनशिप के दौरान आशीष ने इसी साल मार्च अप्रैल में प्रियंका को ये बताया कि वो जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का काम किया करता है, अगर वो कुछ पैसे कमाना चाहती है तो वो उसमें मदद कर सकता है, कुछ फंड उसको मोबिलाइज करना होगा, कैपिटल कोई छोटा मोटा लेकर आना होगा जिससे वो पैसे कुछ कमा पाए। और इत्तेफाक देखिए कि ये जो लड़की है प्रियंका, इसने अपने जेब से कुछ रुपए इकट्ठा किए और आशीष को वो रुपए दिए। अप्रैल महीने में इसी साल की बात है। और आमतौर पर ज़्यादातर शेयर मार्केट के में जो लोग एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके साथ होता यही है कि जो वो पहला या दूसरा ट्रेड लेते हैं वो ठीक ठाक प्रॉफिट में, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है, निकलता है। तो प्रियंका का जो ट्रेड था वो भी ठीक ठाक हुआ और उसने कुछ पैसे बनाए, उसको कुछ इनकम हुई और वो इनकम आशीष के ज़रिए हुई। अब जैसे ही इनकम हुई तो प्रियंका को ये बड़ा इजी मनी लगा, उसे लगा कि अरे इतनी आसानी से मैंने पैसे कमा लिए, आशीष ने मेरी मदद की। तो उसके मन में लालच आ गया कि वो कुछ और पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकती है। और लालच जैसा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले शेयर मार्केट को अच्छी तरह से सीखने समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अंधाधुंध इजी मनी के चक्कर में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो पैसे डूब जाते हैं, फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो प्रियंका की केस स्टडी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हुआ ये कि जब पहली बार प्रॉफिट हुआ तो इसके बाद उसने आशीष से कहा कि उसे और पैसे चाहिए और प्रॉफिट चाहिए। तो आशीष ने कहा कि ठीक है, कुछ बड़े कैपिटल का इंतज़ाम करो, तो उसकी कोशिश की जाएगी। फिर इस लड़की ने, इसका एक बॉयफ्रेंड था, उस बॉयफ्रेंड से इसने तकरीबन 3 लाख रुपए उधार लिए और अपने भाई हिमांशु से भी इसने कुछ पैसे लिए और अपने पिता ब्रिजेश से भी प्रियंका ने कुछ पैसे लिए। और इस तरह 11 से 14 लाख रुपए के बीच की कोई राशि, आप 11 लाख ही मानकर चलिए फिलहाल, तो तकरीबन 11 लाख रुपए जो है इसने अरेंज किया। और वो रुपए अरेंज करने के बाद उसने आशीष की मदद से शेयर मार्केट में वो रुपए लगाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और आपको बुरा भी लगेगा कि ये सारे के सारे पैसे जो उसने जमा किए थे, तकरीबन 11 से 14 लाख रुपए, ये सारे पैसे शेयर मार्केट में डूब गए। 11 लाख रुपए का तो उसको सीधा सीधा नुकसान हो गया और वो नुकसान बहुत जल्दी हुआ, चंद दिनों के अंदर। जब प्रियंका के हाथों से इतनी बड़ी रकम चली गई शेयर मार्केट की और उसे बड़ा नुकसान हुआ, वो एक स्टूडेंट थी, लोगों से उधार लेकर उसने ये काम करने का फैसला किया था, तो वो जो है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे ये लग रहा था कि उसके इस हालत के लिए आशीष ही जिम्मेदार है। अगर उसने गलत तरीके से ट्रेडिंग में उसके पैसे नहीं लगाए होते या इन्वेस्ट नहीं कराया होता गलत तरीके से, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। और वो आशीष को जो है इसके बाद से लगातार परेशान करने लगी। वो आशीष को फ़ोन करती, उससे मिलने चली आती, बार बार उससे अपने रुपए मांगती और आशीष को एक्यूज़ भी करती कि तुम्हारी वजह से इतने रुपए मेरे हाथों से चले गए, मैंने लोगों से रुपए ले रखे थे, अब मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूँगी। तमाम जैसा होता है जब रिश्ते ख़राब होने लगते हैं तो बात बिगड़ती रहती है और फिर वो बद से बदतर होती जाती है। तो यहाँ आशीष और प्रियंका के बीच इसी बात को लेकर अब अक्सर लड़ाई होने लगी। हुआ ये कि 15 तारीख को ये लड़की दोपहर को फिर से आशीष के पास आई और आशीष के पास आने के बाद उसने रुपए पैसे की बात छेड़ी। दोनों के बीच पहले हीटेड आर्गूमेंट हुए और उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई तो आशीष ने इसे कहा कि ठीक है 2 मिनट रुको, मैं दुकान बंद करता हूँ और बैठ कर बात करेंगे, इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। उसने फिर दुकान का शटर डाउन किया और शटर डाउन करने के बाद प्रियंका दुकान के अंदर थी। उसने फौरन प्रियंका को ज़मीन पर पटका और उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया, उसका गला घोंट दिया और उसकी वहीं दुकान में जान ले ली। ये सब कुछ हुआ तो गुस्से में, लेकिन इसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, कैसे इस लाश को यहाँ से हटाऊं, कैसे बचूं, वो दिमाग नहीं लगा पा रहा था। तो उसने फाइनली 15 तारीख की दोपहर को जो अपना दुकान बंद किया, उसके बाद से लगातार उसकी दुकान 19 तारीख तक बंद रही और उसने इतने दिनों तक प्रियंका की लाश को एक तरह से कैद करके या उसको कैप्टिविटी में कह लीजिए, एक डेड बॉडी को उसने अपनी दुकान के अंदर ही छोड़ दिया। और वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा था कि जब लाश वहाँ से निकाल कर कहीं और जाकर फेंके। जब वक्त गुजरता रहा और उससे लगने लगा कि अब तो लाश बुरी तरह से सड़ने लगी है,
अगर अब भी मैंने लाश नहीं निकाली तो मैं फंस जाऊंगा। तो 19 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को उसने लाश निकाली और एक कपड़े में लपेट कर जो है अपनी गाड़ी में रखकर घर के पास ले गया। अगली तैयारी लाश फेंकने की थी, लेकिन 16 तारीख को प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। धीरे धीरे आशीष पर शिकंजा कसा और इससे पहले कि आशीष प्रियंका की लाश को कहीं फेंक पाता, पुलिस ने उसे लाश के साथ गिरफ्तार कर लिया, उसकी निशानदेही पर लाश भी बरामद कर ली। और इस तरह एक लड़की जिसका कत्ल 4 से 5 रोज़ पहले किया गया था और जिसकी लाश को कातिल ने 4 से 5 दिनों तक कैद करके रखा था, पुलिस ने उस कातिल को गिरफ्तार किया और वो लाश भी बरामद कर ली। ये पूरी कहानी है, लेकिन इस पूरी कहानी का जो टेक है या जो सबक है, वो सबसे जो बड़ी बात मुझे समझ में आती है वो ये कि इतना सारा पैसा उधार में लेकर, लोगों से मांग कर अगर आप कोई कारोबार, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको पहले थोड़ा कैलकुलेट करना चाहिए, थोड़ा हिसाब किताब करना चाहिए। आंख मूंद कर किसी पर यूं भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा और आपने सारे रुपए कहीं लगा दिए, देखिए नतीजा कितना भयानक हुआ। और ये तो खैर इतना भयानक हुआ कि इसमें मर्डर ही हो गया। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अपने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए हैं, और भारत में तो बहुत ही हैं। और जब से ये कोविड हुआ है, बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है शेयर मार्केट की तरफ गया है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के बहाने शेयर मार्केट में टूट पड़े हैं, लेकिन उनको ट्रेडिंग की जानकारी नहीं है और वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने जो इम्पल्स है, अपनी जो भावनाएं हैं, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है, उस पर काबू रखने की ज़रूरत है। पैसों के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है और गलत तरीके से शेयर मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और ये घटना उस बात का सबूत है। खैर, ये कहानी यहीं तक। अब जो सवाल कल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। मैंने पूछा था कि अर्थक्वेक गेम क्या है और ये कब खेला गया था। तो इसका जवाब मैं आपको पहले इंग्लिश में लिटरली पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके बताऊँगा। द गेम विच टुक प्लेस बिटवीन LSU, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अर्बन यूनिवर्सिटी टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड ऑफ 79,000 people at Louisiana State University Tiger Stadium. The crowd's reaction to the game's final pass registered as an earthquake by a seismograph located around 1,000 feet from the stadium. A seismograph noticed the reading the next day, and the game went down in LSU history as the earthquake game. इस पूरी बात का मतलब यह हुआ कि लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में ये गेम जो है 1980 या 88, मेरे ख्याल से 1988 में ये गेम खेला गया था। और ये एक फुटबॉल का मैच था जो लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी की टीम और अर्बन यूनिवर्सिटी की टीम जो है, उन दोनों टीमों के बीच में ये मैच हुआ था और 80,000 दर्शक वहाँ पर थे। और इस मैच में दर्शकों ने एक साथ जब शोर मचाया तो आपको जानकर हैरानी होगी, इतना मेजर साउंड वेव पैदा हुआ था उस मैच में, तकरीबन 80,000 लोगों के शोर मचाने पर। एग्जैक्ट नंबर है 79,431, इतने लोग वहां पर थे। मैं इसीलिए इसको 80,000 कह रहा हूं, तकरीबन 80,000। तो जो साउंड वेव पैदा हुआ वो इतना हेवी था, इतना लाउडर था कि तकरीबन 1000 फीट दूरी पर सिस्मोग्राफ की एक मशीन, जो भूकंप का जो इंटेंसिटी है उसको नापने वाली जो मशीन होती है, वो एक मशीन वहां इंस्टॉल्ड था। और उस मशीन में इस शोर की वजह से सिस्मोग्राफ में हरकत दिखाई पड़ी थी, वैसी हरकत जैसी आमतौर पर अर्थक्वेक के समय दिखाई पड़ती है। और ये बात अगले दिन जो उस सिस्मोग्राफ मशीन को मॉनिटर करते थे, जो भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया और वो हैरान रह गए। उन्होंने जब उस टाइमिंग को चेक किया तो देखा कि हाँ, बगल में जो स्टेडियम है, एक रोज पहले उस वक्त वहां गेम खेला जा रहा था और वहां लोग शोर भी मचा रहे थे। तो भूकंप वाली मशीन को जो हिला दे, इतना शोर जिस मैच में हुआ, उस मैच का नाम जो है अर्थक्वेक गेम रख दिया गया। यह अपने आप में एक अजीब और ऐतिहासिक घटना है और ये एक फुटबॉल मैच के दौरान ये बात नोटिस की थी लोगों ने, रिकॉर्ड की गई थी और वो आज भी इतिहास में दर्ज है। इस सवाल का सबसे पहले सही उत्तर दिया है हमारे दर्शक राज बोस ने। तो राज जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस बिल्कुल सही जवाब देने के लिए।
और जैसा कि मैं रोज़ कहता हूं, हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। और राज जी ने बेशक पहले जवाब दिया हो, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का बिल्कुल सही और डिटेल्ड जवाब दिया है, आंसर दिया है। तो मैं आप सारे लोगों को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के सवाल जवाब से एक जो हमारा एंगेजमेंट का पर्पस है वो तो खैर है ही, उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता, हिपोक्रेट बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि इससे बहुत कुछ नया सीखने और जानने का भी मौका मिलता है। तो इसीलिए ये सिलसिला फ़िलहाल चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और आइए अब कल का जो सवाल है वो मैं पूछता हूं, इसका जवाब प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे देने की कृपा करें। दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन था? हालांकि ये जवाब जो है मैं कानून की किताब या वर्ल्ड हिस्ट्री से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल। जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसके मुताबिक इस दुनिया का सबसे पहला कातिल कौन था, उसने किसका कत्ल किया था और क्यों किया था। अगर आप ये जवाब दे पाएँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ ज़रा कोशिश कीजिए। और आई होप जो क्रिश्चियन लोग होंगे हमारे दर्शक, वो शायद इसका जवाब दे पाएँ, उनको बाय डिफ़ॉल्ट पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत रिलीजियसली और रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं। बाकी लोग अगर कोई और भी जानता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो आइए चलिए, अब जो हमारे दर्शक हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो पे हाजिर होते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग करते हैं कि मैं बिल्कुल कृतज्ञ हूँ बहुत दिल से, और बहुत हौसला अफजाई आप लोग करते हैं, मैं थैंकफुल हूँ। कुछ लोग मुझे गाइड भी करते हैं बेहतर वीडियोज़ के लिए, तो मैं उसको भी नोट करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया स्टोरी उन्हें लगती है, इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको ये सब अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। सलीमुद्दीन जी का भी कमेंट है, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन जेंटलमैन, इन्होंने लिखा है। विंसी कारपेंटर, ये यूएसए से हमें देखते हैं। मैं इनके नाम को लेकर पिछले दिनों कुछ कंफ्यूज्ड था और मैं ये जानना चाहता था कि विंसी कारपेंटर हमारे मेल दर्शक हैं या फीमेल हैं, तो उन्होंने मेंशन किया कि नहीं वो मेल हैं। तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत आपका। इसी बहाने आपके बारे में मैंने थोड़ा और जानकारी जुटाई। शंकर लाल विश्नोई जी, इनका भी कमेंट आया है। प्रदीप भांबू जी, रेगुलर आप कमेंट करते हैं। राज बोस जी का तो जिक्र मैंने किया ही। संतोष प्राची कुमार, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, सीकर्स वर्ल्ड, बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कमेंट करते हैं लेकिन उनकी यूज़र आईडी में जो है नाम डिस्प्ले नहीं होता है, कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स डिस्प्ले होता है, इसलिए मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूँ। और ऐसे लोग बड़े इंटेंस फीलिंग के साथ ये कहते हैं कि आप मेरा नाम क्यों नहीं पढ़ते। तो दोस्त, ऐसी सूरत में मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, अगर आपकी यूज़र आईडी में आपका नाम प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो कमेंट के साथ अपना नाम भी ज़रूर लिखिए। सोनल सिन्हा जी का भी कमेंट आया है। बाकी हमारे एक और भी मित्र हैं, यूज़र RP5IV1TD3I, ये एक आईडी है। रोहित श्रीवास्तव जी, परूप श्रेष्ठा जी, माधव वाघ, विजेंद्र सिंह, प्रणव माथुर, मनोज प्रभाकर जी, जियाउल हक अमीदी, इन्होंने भी कमेंट किया है। गिरीश वाघानी, इस नाम से भी एक आईडी है, इन्होंने भी कमेंट किया है। सैयद साहब हैं। आशा कुर्मी का कमेंट है। शम्स इब्राहिम साहब हैं, ये प्रॉबेबली पाकिस्तान से हैं। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान से हैं। और इसके अलावा डॉक्टर JI खत्री हैं, इन्होंने भी कमेंट किया और बहुत हौसला अफजाई भी की है। थैंक यू डॉक्टर साहब। कृष्ण कुंदन, सोमनाथ दे, कौशिक हालदार, ब्यूटी एंड लव, मिस भारद्वाज, हसी बाली, मरियम जी का भी कमेंट है। विक्रम केवट का कमेंट है। कुछ आगे बढ़ता हूँ रैंडम तरीके से, उसके बाद और लोगों के नाम पढ़ता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि बाद वाले कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। इवांका जी ने भी कमेंट किया है। कहानी की दुनिया के नाम से एक आईडी है, उनसे कमेंट आया है। MD अली नवाज़, दीपक निकम, राज लोहार, किरण सेठ जी, इंद्रजीत घोष, नरेंद्र जी का कमेंट है। दुर्गा कर्की जी,
पर्माकल्चर फार्मिंग के नाम से भी कमेंट आया है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। गौतम सहारे साहब हैं, थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी वन। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, इस तरह से आप लोग को इंटरेस्ट लेते हैं, कमेंट करते हैं। और पायर तोलाए सोरसे, मैं बंगाली हूँ इसलिए मैंने ये आईडी पढ़ ली, वरना तो कोई पढ़ नहीं पाता। इसका मतलब ये कहना क्या चाहते हैं पायर तोलाए सोरसे, मतलब ऐसे तो इसका लिटरल ट्रांसलेशन अगर बांग्ला में मैं करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि पैर के नीचे सरसों। लेकिन क्या ये कोई मुहावरा है या क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। जिनका भी आईडी है प्लीज़ वो ज़रूर बताएं। और इन्होंने ये बताया है कि बारुईपुर जो है वो दक्षिण 24 परगना में है, उत्तर में नहीं है। मैंने शायद उत्तर बोल दिया होगा, तो खैर 24 परगना में है। और अगर वो दक्षिण में है जैसा कि आप बता रहे हैं तो मैं अपने आप को करेक्ट ज़रूर करना चाहूँगा। बाकी पायर तोलाए सोर्से से आपका मतलब क्या है, आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं। तो ठीक है, फिलहाल इतना ही। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए। प्लीज़ इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपनी राय, अपने कमेंट्स जो है लगातार देते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।